हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे रोटेशनल मोशन का ये 18th पार्ट है। एक बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन लेके हम आए हैं, मतलब होपफुली, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन 1994 में ये पूछा है। लेट मी चेक। ये क्वेश्चन आपसे दिस प्रॉब्लम 1995 में ये क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। सो इंडीड इट्स ए गुड प्रॉब्लम और 10 मार्क्स का है। ये बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, मतलब चैलेंजिंग बहुत नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट मिक्स है, इसलिए आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग ये लग सकता है। बाकी हम एक एक करके इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो जब हम कर रहे थे रोटेशन, हालांकि रोटेशन नहीं है, मैं बार बार आपको मैं बोल रहा हूं कि मैं जो है पूरा आपका मैकेनिक्स पार्ट पे फोकस कर रहा हूं, पूरा मैकेनिक्स। तो अभी आपका जो एग्जाम जो भी होने वाला है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पहले पूरा 11th एंड 12th क्लास के दोनों सिलेबस, मतलब फुल सिलेबस अगर हम देख लें तो 11th वाला तो अभी कुछ ही दिन में, यानी कि इसी मंथ में ये खत्म हो जाएगा, जनवरी टू फरवरी में। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अब तक हम कर लिए हैं, फिर इसको क्या करेंगे, रिव्यू भी करेंगे हम। क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत मायने रखता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप जेमेंस का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट का भी कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा इतना टफ प्रॉब्लम मेरे एग्जाम में तो आने वाला नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, कंसेप्ट हर बार रिपीट करता है। कंसेप्ट आपके प्रॉब्लम में कुछ नया नहीं आ जाएगा, चाहे वो जेमेंस हो या नीट ही क्यों ना हो। तो जब इस जेमेंस का चलेगा तो लास्ट के 10 दिन हम उसको भी कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि जेमेंस में प्रॉब्लम बहुत कम है, तो उसको कंटिन्यू करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो नीट का जब एग्जाम होगा तब देखेंगे। फिलहाल हम इसलिए अपना लेवल ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा ऊपर लेवल का काम नहीं करते हैं तो नीचे लेवल वाला काम होगा नहीं। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर के बहुत सारे करीब ओवर 2000 प्रॉब्लम जिसको हम इसमें कंफर्म, मतलब कैरी ऑन किए हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम फिर देखेंगे रोटेशन का ही क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास कौन सा चैप्टर बच गया है, एक तो आपका ग्रेविटेशन बचा है, तो ग्रेविटेशन नॉट ए बिग डील, ये हो जाएगा। और फिर एक एसएचएम बचा है, हालांकि एसएचएम को हम पहले करवा चुके हैं। और इससे पहले अगर आपको सिर्फ बेसिक ही देखना है कि हमको ये आईडी का प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बेसिक आप देख लीजिए कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में। उसमें आपका बेसिक लेवल वाला क्वेश्चन आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक वहां से, उसके बाद हम आपके लिए फिर से एक बुक और है, डीसी पांडे पाथफाइंडर। जितने भी बुक हैं एग्जाम से पहले सब लगा दीजिए सारे, ताकि आपको अफसोस ना हो कि ये सब काम करके हम नहीं गए। तो जितने भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, यानी टिल योर एग्जामिनेशन डेट, सारे हम रिव्यू कर लेंगे और सारे हम डील कर लेंगे, जिससे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अगर हम 12th की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई के पर्सनली हम उसमें देखें तो 15 to 16 लेक्चर हम सिर्फ ईएमआई के चैप्टर का हम लेके आए हैं। ईएमआई और फुल मैग्नेटिज्म का सारे प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है स्किप हुआ हो, लेकिन सारे प्रॉब्लम हम 12th वाले का भी हम लेके आए हैं। पूरा मैग्नेटिज्म 12th में तो पूरा मैग्नेटिज्म ही है, ईएमआई और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर और लास्ट में एसी, हीट का हम सारे क्वेश्चन किए हैं। सारे क्वेश्चन हम हीट का किए हैं। हीट का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा कि हीट का आपका क्वेश्चन छूट जाए। अब इधर बचा है एक फ्लूइड मैकेनिक्स, उसको भी कवर करते हुए लास्ट में एक सेंटर ऑफ मास है, यानी कि मैकेनिक्स वाला पार्ट पे हम अब आ रहे हैं। और होपफुली इस मंथ के लास्ट तक आपका खत्म हो जाएगा, यानी जनवरी और फरवरी तक तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को, तो एग्जाम से पहले आप जितने भी क्वेश्चन हैं और कंसेप्ट भी, आपको अगर दिक्कत किसी भी चैप्टर का हो तो जब भी हम प्रॉब्लम बताते हैं तो कंसेप्ट के साथ बताते हैं। 10 मिनट में वो प्रॉब्लम हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट, और कंसेप्ट को सिंपल सा बात है कोरिलेट करके बताना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और
इसलिए हम टफ प्रॉब्लम लेते हैं क्योंकि उसमें आपको ये पता चले कि ये कंसेप्ट है और इस प्रॉब्लम में इस टाइप से एग्जीक्यूट हुआ, तो उसका एनालिटिकल एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कंसेप्ट दिखेंगे, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का भी कंसेप्ट इसमें दिखाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम है तो इसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, बहुत सारे कंसेप्ट आपको एक सिंगल प्रॉब्लम से। तो वीडियो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जिसमें से आपको जल्दी समझ में आ जाए। और एग्जाम से पहले जितना हो सकते हैं जितना भी प्रॉब्लम हो सकता है सारे को हम कवर करेंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर में इस प्रॉब्लम से हम शुरुआत करेंगे। रेक्टेंगुलर रिजिड फिक्स हैज लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एज, ए सॉलिड होमोजीनियस सिलेंडर। तो सिंपल सा बात है, अगर सॉलिड है और वो सिलेंडर है, मतलब यहां से कंफर्म हो जाता है कि उसका एक पार्ट को हम क्या ले लेंगे, डिस्क लेंगे, क्योंकि बहुत सारा डिस्क मिलके ही सॉलिड होमोजीनियस सिलेंडर बनाएंगे। तो यहां तक आपका बात क्लियर हो गया कि एक रेक्टेंगुलर रिजिड फिक्स है, एक रेक्टेंगुलर रिजिड फिक्स हैज लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एज। तो उसका सिंपल सा बात है, इस टाइप से उसका स्ट्रक्चर होगा रेक्टेंगल शेप का। अब क्या है, ए सॉलिड होमोजीनियस सिलेंडर जिसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है। तो रेडियस आपको क्या दे दिया हुआ है, कैपिटल आर। सो रेडियस इज कैपिटल आर इज प्लेस्ड horizontally at rest, its length parallel to the edge such that the axis of the cylinder and the edge of the block are in same vertical plane. There is sufficient friction. This is point to be noted. This is sufficient friction present at the edge so that very small displacement causes the cylinder to rolls off the edge without slipping. तो यहां से आपका बात कंफर्म हो गया कि ये प्योर रोलिंग मोशन करेगा। कहां से बात समझ में आई, सफिशिएंट आप फ्रिक्शन दे दिए, यानी कि वो रोटेट करे, और वो भी रोटेशन वो जो है उसका रोल्स ऑफ, यानी कि वो जो रोटेट करे वो क्या हो, प्योर रोलिंग मोशन हो विदाउट स्लिपिंग। यहां से बात समझ में आ जाती है। जब यहां पे ये लिख दिया कि ये स्लिप नहीं करे, इट मींस इट इज अ कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग मोशन इन रोटेशन। तो यहां तक बात आई। अब फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है, तो यहां तक क्या समझ में आया कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आपको कैपिटल आर दिया हुआ है, वो हॉरिजेंटली प्लेस्ड है, यानी वर्टिकली नहीं है, हॉरिजेंटली है, यानी इस शेप का है तो इधर होगा हॉरिजेंटली ही प्लेस्ड है। तो क्या कर रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं, पैरेलल टू द एज सच दैट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड द एज ऑफ द ब्लॉक आर इन सेम वर्टिकल प्लेन, देयर इज सफिशिएंट। बाकी तो यहां से ये कह रहा है कि ये वाला लाइन तो बस सिंपल सा कह रहा है कि वो रोल करेगा और विदाउट स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है, द एंगल theta c through which the cylinder rotate before it leaves the contact with the edge. थीटा आपको दिया हुआ है c, तो यहां से अगर हम बात करें तो ये आपको दिया हुआ है सिलेंडर रोटेट बिफोर इट लीव्स द कॉन्टेक्ट। अब क्या कह रहा है, अब रोटेट कर रहा है, स्लिपिंग नहीं होगा, सफिशिएंट फ्रिक्शन है, प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट यहां से क्लियरली दिख रहा है। और वो क्या कह रहा है कि लिव करने से पहले, इट लिप्स, जब वो छोड़ रहा है, यानी लिप्स कॉन्टेक्ट जब लूज करता है, तो ध्यान से देखिए, जब ये कॉन्टेक्ट लूज करेगा इट मींस नॉर्मल इक्वल टू 0। तो हर एक पॉइंट से आपको सिंपल सा बात है, इतना बड़ा आपको देखने में लग रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम सिंपल है, बस कंसेप्चुअल है लेकिन बहुत सिंपल है। तो यहां से अगर वो कॉन्टेक्ट लूज कर रहा है, लीव द कॉन्टेक्ट, यानी इफ इट लीव्स द कॉन्टेक्ट विथ एज, यानी कि ये अगर एज है, इस सिंपल सा बात है, अगर इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है तो इसको अगर ये लीव कर रहा है, कॉन्टेक्ट अगर छोड़ रहा है, इट मींस नॉर्मल दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या कह रहा है सेकेंड वाले पॉइंट में, ये आप बताइए, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास of the cylinder before the leaving the
कॉन्टैक्ट। अब आप बताइए कि उसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड बताइए, मतलब लीव करने से पहले आप उसका क्या हो जाएगा, उस जो सिलेंडर है बिफोर द लिविंग द कॉन्टैक्ट, उस कॉन्टेक्स्ट को लीव करने से पहले आप बताइए कि उसका सेंटर ऑफ मास COM, सेंटर ऑफ मास, आपका स्पीड बताइए। लास्ट पॉइंट में आपसे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर when its center of mass is in horizontal line with the edge। तो आपको क्या लिखना है, ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि दो सिंपल सा बात है, पहले भी हम बता चुके हैं। एक ट्रांसलेशनल होता है, तो ट्रांसलेशनल क्या होता है, हाफ mv²। रोटेशनल क्या होता है, तो हाफ I⍵²। तो ये हम पहले बता चुके हैं। ये आप इसी कहते हैं रोटेशनल, रोटेट कर रहा है इसीलिए इसको कहते हैं रोटेशनल। ये आपका हो जाता है ट्रांसलेशनल, ये आपका हो गया ट्रांसलेशनल, ये आपका हो गया रोटेशनल। तो बस दोनों का रेशियो पूछा है। तो क्वेश्चन ये आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा है, इसको हम बहुत सिंपल कर दिए कि ये कॉन्टैक्ट लूज करेगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब सेंटर ऑफ मास का, यानी सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे होगा। सेंटर ऑफ मास अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो आप बताइए कि उसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड क्या होगा बिफोर द लिविंग द कॉन्टैक्ट, जब ये कॉन्टैक्ट छोड़ रहा है। तो आप बताइए। लास्ट पॉइंट में आपसे क्या कह रहा है कि दोनों का रेशियो बताइए। ट्रांसलेशनल यानी सिंपल सा बात है, ट्रांसलेशन हाफ mv² डिवाइडेड बाय हाफ I⍵²। तो दोनों का रेशियो आप बता दीजिए। यानी कि लास्ट वाला पॉइंट तो बहुत सिंपल है, ये भी सिंपल है, मतलब एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये प्रॉब्लम देखने में आपको लग रहा होगा लंबा, लेकिन ये है नहीं। बस इसका फिगर हम बहुत क्लियर बनाएंगे और 3 पॉइंट हमको निकालना है। पहला क्या, पहला निकालना है कि एंगल, तो पहला एंगल थ्रू एट विच द सिलेंडर रोटेट बिफोर द लीव, यानी किस एंगल पे वो मतलब लीव करेगा, यानी नॉर्मल उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर सेंटर ऑफ मास का स्पीड और लास्ट में इन दोनों का रेशियो। सो दिस इज बेसिक प्रॉब्लम, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है, बल्कि टाइप इसका लैंग्वेज है। लैंग्वेज परेशान कर सकता है, पर कंसेप्ट वही है जो हम बहुत बार बता चुके हैं। तो हाफ mv² ये आपका हो जाएगा ट्रांसलेशनल, हाफ I⍵² ये आपका रोटेशन। वो आपका थ्योरी मतलब बहुत बल्कि टाइप आपका लैंग्वेज यूज किया गया है। ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। अब ध्यान से देखिए एक पार्ट, अब ध्यान देखिए सिलेंडर का इस वे से अगर आप देखिएगा तो ये सर्कल दिखेगा, हालांकि ये सर्कल है नहीं, ये आपका सिलेंडर है और वो भी सॉलिड हॉरिजेंटल सिलेंडर, हॉरिजेंटल सिलेंडर, सॉलिड हॉरिजेंटल सिलेंडर। तो अब जैसा कि ये भी सिलेंडर है और सॉलिड ही है, अब इसका एक साइड से अगर इस पार्ट से देखें तो आपका सर्कल दिखेगा, हालांकि ये सर्कल है नहीं, लेकिन इस इधर से अगर ऑब्जर्व करते हैं, इसको इधर से ऑब्जर्व करेंगे तो नहीं, इधर से अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये सर्कल दिखेगा। तो ऐसे फिगर 3D होते हैं, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब आपसे पहला पॉइंट में पूछ रहा था कि जब ये कॉन्टैक्ट को लूज करेगा, यानी कि लिप्स द एज, लिप्स द एज, लिप्स द एज, जब ये एज को मतलब कॉन्टैक्ट लूज करेगा, लूज द कॉन्टैक्ट, लूज द कॉन्टैक्ट, जब ये कॉन्टैक्ट को लूज करेगा तो बताइए आप कि ये कितना थीटा बनाएगा। तो सपोज डेट ये आपका थीटा एंगल है, तो ये जब कॉन्टैक्ट को लूज कर रहा है और इसका जो डिस्टेंस है, तो ये इसका रेडियस आपका क्या है, कैपिटल R, जो कि दे दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। तो ये इसका सेंटर है, नीचे जो लगेगा वो लगेगा mg। अब ध्यान से देखिए ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ध्यान से देखिए mg का एक कंपोनेंट इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा, mg का 2 कंपोनेंट होगा, एक ये और दूसरा ये, एक ये कंपोनेंट, तो mg इधर लग रहा है, थीटा ये है, तो ये आपका हो जाएगा दिस कंपोनेंट इज mg के साथ जो थीटा होता है वो क्या हो जाएगा mg cos थीटा।
और अगर ये mg का एक कंपोनेंट cos थीटा है तो ये आपका हो जाएगा mg sin थीटा। अब ध्यान से देखिए कि ये जो आपका हो गया सिंपली mg sin थीटा, तो ये सेंटर के तरफ यानी इधर, और ये कांटेक्ट लूज करने से पहले तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, mg का एक कंपोनेंट इधर ब्रेक किए और mg का एक कंपोनेंट इधर ब्रेक किए। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है। तो आप अगर देखें तो नॉर्मल किधर लग रहा है, तो नॉर्मल हमेशा उस प्लेन यानी उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो उस प्लेन के यानी उस पॉइंट के, अगर इसको हम पॉइंट, लेट्स दिस पॉइंट इज P, तो P पॉइंट के परपेंडिकुलर, सो दिस वे, सो नॉर्मल एक्टिंग ऑन दिस वे, तो ये आपका हो गया नॉर्मल। तो नॉर्मल इधर लग रहा है, इसका mg का एक कंपोनेंट इधर लग रहा है, वो है cos थीटा, और एक इधर mg sin थीटा। तो यहां हम लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्वेशन बहुत बेसिक इक्वेशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इसका एक कंपोनेंट इधर है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि mg sin थीटा, क्योंकि ये क्या है, लिप्स द कॉन्टेक्ट, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये सिंपल सा बात है, रोटेट कर रहा है कितना से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो यहां तक बात समझ में आती है। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन या एट पॉइंट P की अगर हम बात करें तो उधर इधर लगने वाला फोर्स mg का कंपोनेंट cos थीटा, तो mg cos थीटा। अगर लेट्स दिस इज x एक्सिस, इसको हम x एक्सिस ले लें सपोज है, तो बात थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये वाला पॉइंट है P से O, और इस पॉइंट को लेट्स दिस पॉइंट इज D, सो दिस इज x एक्सिस, सो इक्विलिब्रियम एट x एक्सिस। थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगा समझने में। ये आपका x एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो y एक्सिस हो जाएगा, सो दिस इज y एक्सिस। तो किसी को समझने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इजिली वे में। तो एक x एक्सिस हो गया, दूसरा y एक्सिस। तो अभी हम बात कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इन x एक्सिस। x एक्सिस इज दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट इज एट द पॉइंट P। तो ये हुआ, तो इसका एक कंपोनेंट इधर लगा, तो mg cos थीटा माइनस नॉर्मल दैट इज इक्वल टू, और ये क्या है, एक सर्कल है। तो सर्कल में जब भी हम बात करते हैं कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ, दोनों के साथ कोरिलेट करके सीखना बहुत जरूरी है। तो अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है और इसका मास अगर m हो, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स हो जाएगा दैट इज m v स्क्वायर बाय कैपिटल R। अगर इसका रेडियस आपका कैपिटल R हो, सो m v स्क्वायर बाय R। तो ये आपका आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो mg इधर है, नॉर्मल उसको अपोज कर रहा है, इसीलिए माइनस साइन दे दिए, और ये आपका बराबर क्या हो जाएगा, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स लगता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर किसका हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज m कैपिटल M v स्क्वायर बाय R। ये आपका आ गया। और क्या कह रहा है कि लीव्स द एज, यानी कि जब ये लूज करेगा, कांटेक्ट को जब लूज करेगा, दैट मीन्स नॉर्मल शुड बी जीरो। जब ये इस पॉइंट को छोड़ देगा, जब कांटेक्ट में ही नहीं रहेगा, तो फिर नॉर्मल कहां से, नॉर्मल इज ए कांटेक्ट फोर्स, यू शुड नो, नॉर्मल इज कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। तो ये कांटेक्ट फोर्स है, तो कांटेक्ट में तो होना ही चाहिए। तो यहां से आपका आ जाएगा mg cos थीटा माइनस नॉर्मल दैट इज इक्वल टू m vc, यानी सेंटर ऑफ मास, इसका जो वेलोसिटी होगा, vc का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास,
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास COM, यानी कि ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा। तो इसके लिए इक्वेशन लिखें, दिस इज सपोज टू बी दिस इज एक्स एक्सिस, तो mg cos थीटा माइनस नॉर्मल दैट इज इक्वल टू VC स्क्वायर बाय कैपिटल R, और R क्या है, इसका रेडियस है। तो यहां से आपका आ जाएगा नॉर्मल शुड बी 0, तो यहां से अगर हम देखें तो cos थीटा का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा, तो ये नॉर्मल 0 हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्टैक्ट लूज करेगा। तो याद रखिएगा फ्रिक्शन और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होता है, यानी कि जब तक ये कांटेक्ट में होगा तभी लगेगा, कांटेक्ट अगर लूज कर देगा तो ये 0 हो जाएगा। तो दो फोर्स कांटेक्ट फोर्स में है जो कि आपको रेगुलर यूज में आएगा, एक तो ये फ्रिक्शन और दूसरा नॉर्मल, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांटेक्ट को लूज कर रहा है। सो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट आपको बहुत इजीली वे में आ गया, दैट इज m VC स्क्वायर बाय R, m से m कैंसिल, तो यहां से cos थीटा का वैल्यू सिंपली आ जाएगा VC स्क्वायर बाय R इंटू जी। सो बेसिकली फर्स्ट पार्ट इजिली सॉल्व हो गया। अब आते हैं कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा, और लास्ट में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का रेशियो। यही तो है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बस परेशान करने के लिए इतना भौकाल बनाया जाता है, बाकी क्वेश्चन इजी ही होता है। तो ये बहुत ही शानदार प्रॉब्लम था। तो पहला हम cos थीटा ले आए। अब क्या है कि क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा था कि ये अपना कांटेक्ट लूज करे, और कांटेक्ट लूज करेगा तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल शुड बी 0, नॉर्मल को 0 होना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में, तो यहां तक बात समझ में आई। अब जब ये इस टाइप से जाता है, पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहां होता है, अब जब ये क्या हो जाएगा कि ये कहीं ना कहीं यहां आ जाएगा, यानी ऐसा इस टाइप से इसका फिगर कुछ बनेगा, यानी कि ये अब इसको इस कांटेक्ट को लूज किया, यानी इस पॉइंट पे, यानी ये पर्टिकुलर पॉइंट P जो है, यहां पे जो कांटेक्ट बन रहा था, अब ध्यान से देखिए यहां सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, जो कि Q हाइट पे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे था, और अब इसका सेंटर ऑफ मास इस पर्टिकुलर पॉइंट Q पे है। अब इस पॉइंट को लेट्स दिस पॉइंट इज O, तो फर्स्टली यानी पहले इसका जो सेंटर ऑफ मास था COM ऑफ सॉलिड सिलेंडर COM ऑफ सॉलिड सिलेंडर at point O। अब क्या हो गया, अब ये शिफ्ट हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब ये O पॉइंट पे यानी Q पॉइंट पे शिफ्ट होगा, यानी कि ये जो है बिफोर लीव द कॉन्टेक्ट, यानी ये कॉन्टेक्ट लीव करने से पहले का सिचुएशन है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, यहां पे है, और उसका एक कंपोनेंट हम क्या लिए, इधर mg cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर mg sin थीटा, नॉर्मल 0 हो गया। तो ये हम कॉन्टेक्ट के, यानी कि जब भी हम बात करते हैं कॉलिजन की भी बात कर रहे होते, तो उसमें भी हम बात कर रहे होते कि जस्ट पहले और जस्ट बाद की बात है। तो ये हम तब बात कर रहे हैं कि ये कांटेक्ट लूज करे उसके पहले का सिचुएशन, और कांटेक्ट के जस्ट बाद इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी क्यू, तो ये आपका हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, थीटा हम निकाल लिए, cos थीटा का वैल्यू VC स्क्वायर, और VC क्या है, मतलब ये सेंटर ऑफ मास जो कि रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो ये उसका क्या है VC, यानी उसका वेलोसिटी है। और यहां पे एक और कंडीशन, यानी एक क्वेश्चन में आपको ये भी दिया हुआ है कि ये प्योर रोलिंग मोशन है, प्योर रोलिंग मोशन, और अगर प्योर रोलिंग मोशन है इट मीन्स VC दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू R, और R क्या है, जो कि R इसका रेडियस है। तो अगर ये प्योर रोलिंग मोशन, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि सफिशिएंट आप फ्रिक्शन दे रहे हैं जिससे ये प्योर रोलिंग मोशन, यानी यहाँ पे जाके ये स्लिप ना करे, तो सिंपल सा बात है, प्योर रोलिंग मोशन V दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू R। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि अब हम बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो क्या था, पहले सेंटर ऑफ मास, जस्ट जब भी हम बात करें तो
जस्ट बिफोर द लूज द कॉन्टैक्ट। जब भी हम बात करें कॉलिजन में भी बात करें तो जस्ट बिफोर द लूजिंग ऑफ कॉन्टैक्ट, लूजिंग ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये हम बात करते हैं जस्ट आफ्टर द लूजिंग ऑफ कॉन्टैक्ट, लूजिंग ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जब भी हम बात करें कॉलिजन में भी जब बात करेंगे तो जस्ट पहले और जस्ट बाद की, तो ये चीज आप समझ जाइए फिजिक्स में, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। तो पहला हम क्या किए थे, सेंटर ऑफ मास यहां पे था तो उसका एक कंपोनेंट इधर लिए, एक कंपोनेंट इधर लिए, नॉर्मल 0 कर दिए, यानी कि जस्ट पहले और जस्ट। अब हम थोड़ा सा अब बात करते हैं कि पहले सेंटर ऑफ मास यहां था, यहां पे था, अब सेंटर ऑफ मास यहां पे शिफ्ट हो गया। सपोज दैट दिस इज H। अब ध्यान से देखिए, अब H का वैल्यू अगर यहां से हम लाएं तो ये आपको तो पता है कि ये आपका रेडियस है, यानी कि ये रेडियस आपका यहां से दिख रहा है। तो यहां से अगर थीटा का वैल्यू हम निकालें, थीटा शुड बी, तो थीटा का वैल्यू अगर यहां से निकाल लें तो यहां पे सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि पहले से अब जो है H हाइट ज्यादा है, यानी कि पहले सेंटर ऑफ मास अगर O पोजीशन पे था तो अब सेंटर ऑफ मास इसका Q पोजीशन पे है, क्योंकि अब इस पोजीशन से, यानी ये अगर 1 पोजीशन है और ये अगर 2 पोजीशन है, तो दिस सॉलिड सिलेंडर शिफ्टेड फ्रॉम द पोजीशन 1 to 2, तो इस पोजीशन पे ये शिफ्ट हो जाएगा। तो सिंपली हम यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या है, तो यहां पे हम बात करेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान से देखिए, पहले इस पोजीशन पे था सेंटर ऑफ मास, अब ये H हाइट से ये शिफ्ट हो गया। तो ध्यान से देखिए, तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाता है, यानी कि हाइट H हाइट से ऊपर जाता है, तो उसका mgh से उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, और वही ऑब्जेक्ट नीचे आता है, यानी कि अगर ऊपर जा रहा है, यानी H हाइट ऊपर जा रहा है, स्टेप अप कर रहा है, तो क्या हो जाता है, उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, और स्टेप डाउन करता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घट जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, mg मास इसका m और g और h, इतना इसका लॉस हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा उतना ही गेन होगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है। सो F एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू 0, यानी एक्सटर्नल फोर्स इस पे हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरा वाइब्रेशनल काइनेटिक, तो ये एक आ जाएगा, आप उसको रोटेशनल भी समझ सकते हैं, और एक ट्रांसलेशनल आ जाएगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा जी, और दूसरा आ जाएगा आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल आपका आ जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो दो वेलोसिटी यहां पे आएगा, और v का मतलब vc। जब भी हम बात कर रहे हैं v यानी कि वेलोसिटी, दैट इज vc, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास com का वेलोसिटी। तो यहां तक आपका डायरेक्ट आ गया। तो अब आपको पता है कि ये एक सॉलिड सिलेंडर है, तो MOI इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है mr²/2। तो MOI आपको पता है, और जैसा कि प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, सो प्योर रोलिंग मोशन, तो यहां पे अगर हम ये थीटा है, तो अगर थीटा हम लें तो आपका क्या आ जाएगा, H का वैल्यू R के टर्म में। तो यहां पे अगर हम cos थीटा लें, अगर ये थीटा है, तो यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका R है, और सिंपल सा बात है, ये अगर थीटा है तो ये आपका हो जाएगा
यहाँ से cos थीटा अगर ले लेते तो सिंपल सा बात है, यहाँ से आपका डायरेक्टली आ जाएगा v बराबर, और आपको पता है v बराबर ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट हम यूज करेंगे, तो यहाँ से डायरेक्टली आपका आ जाएगा कि प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट है तो v बराबर ओमेगा इंटू आर, तो ये आपका आ जाएगा mgh हाफ आई का वैल्यू क्या हो जाएगा mr²/2 mr²/2। अब ध्यान से ओमेगा को हम यहां से लिख सकते हैं, आपका प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट है तो ओमेगा का वैल्यू हम सिंपली लिख सकते हैं v बराबर ओमेगा इंटू आर फॉर प्योर रोलिंग मोशन। सो v दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, सो ओमेगा vc, तो ओमेगा बराबर यहां से क्या हो जाएगा vc/r, बस ये वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से cos थीटा का वैल्यू यहाँ से आप रख लीजिए, cos थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है vc²/rg। तो अब ये क्वेश्चन कुछ रहा नहीं, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बड़ा चैलेंज नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब ध्यान से देखिए, इसको बस आगे कैरी ऑन करेंगे तो mgh दैट इज इक्वल टू हाफ mv², और ये ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू यहाँ से हम क्या रख देंगे vc/r का होल स्क्वायर प्लस हाफ mvc का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर वैल्यू हम देखें तो आपका vc² यानी 1/4 हो जाएगा, m से m कैंसिल, सारा m सारा में m कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा सिर्फ gh बच जाएगा, m चला गया तो इधर सिर्फ बचेगा gh, और इधर आपका हो जाएगा 1/4 vc² और r² से r² कैंसिल यहाँ पे, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा vc², और ये आपका बच जाएगा 1/2 vc²। तो ये gh ये आपका हो जाएगा 4 दैट इज vc² प्लस 2 टाइम्स vc², तो ये आपका आ जाएगा 4gh डिवाइडेड बाय 3 vc², तो ये आपका आ गया vc² का वैल्यू डिवाइडेड बाय 3। हाँ, तो ये आपका आ गया vc² का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, इसमें अगर ये आपका पूरा r है, यानी इसका रेडियस r है, और ये आपका h है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कैपिटल R माइनस h। अब ध्यान से देखिए, इतना आपका टोटल क्या ले लिए रेडियस, क्योंकि ये पोजीशन तब है जब ये इस पॉइंट को लीव करने से पहले, तो इस पॉइंट को लीव करने से पहले, या नीचे वाला पोजीशन भी ले लें, यानी ये वाला पोजीशन भी अगर ले लें तो इस पोजीशन पे आएगा लास्ट में। तो ये लीव करने पोजीशन के जब ये इस पॉइंट को छोड़ेगा तब इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, दैट इज दिस इज Q, दिस इज ऑल्सो Q। पहले सेंटर ऑफ मास यहां था, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना से शिफ्ट हुआ, तो पहले इस हाइट पे था, इस हाइट पे ये क्या है कैपिटल R माइनस H, ये हाइट पे था, अब ये हाइट पे आ गया, तो क्या है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस कितना से हो रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया, ऊपर कितना से गया तो H से, सो mgh बेसिकली दिस इज, इसे कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो दोनों को सिंपली यूज किए। अब ध्यान से देखिए, एक जगह cos थीटा का वैल्यू अगर हम यूज कर लेते हैं इस ट्रायंगल में, सो दिस इज PMO, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल P, ये P पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि कॉन्टेक्ट लूज करने से पहले था, H हाइट थे, तो बेसिकली इसका mgh, इसका इतना लॉस हुआ तो वही इसमें गेन हो जाएगा। तो cos थीटा अगर हम लेते हैं तो cos थीटा क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है, cos थीटा जब हम लिए तो ये आपका PM बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसका क्या हो जाएगा R, सो PM का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली, सो थीटा का सामना, तो ये आपका PM का वैल्यू आपका आ जाएगा R। तो यहाँ से अगर हम वो लिखें तो PM का वैल्यू हम लिख सकते हैं, PM को हम लिख सकते हैं
पीएम का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा r cos थीटा, और पीएम को लिख सकते हैं कैपिटल R माइनस एच, तो r माइनस r cos थीटा। तो बेसिकली यहां से सिंपल सा बात है, इस ट्रायंगल में आप cos थीटा ले लीजिए तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा, और ये क्या है, सिंपल सा बात है कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो यहां से आपका सिंपली h का वैल्यू आ जाएगा, तो h आपका आ जाएगा r 1 माइनस cos थीटा। तो h का वैल्यू बस पुट कर दीजिए, एक ही अननोन है, h का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसका सेंटर ऑफ मास COM का आपको सिंपली वेलोसिटी आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, VC स्क्वायर का वैल्यू इधर से भी आपका आ गया है और VC स्क्वायर का वैल्यू इधर से भी आ गया है। h का वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट कर दें तो अब ये क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन रहा नहीं, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। बाकी फिजिक्स में क्या रोल था, तो प्योर रोल इन मोशन का कंसेप्ट हम यूज किए, बाकी लॉस इन पोटेंशियल, गेन इन काइनेटिक एनर्जी एक बार फिर से यूज कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में आपसे सेंटर ऑफ मास के बारे में ही पूछ रहा है। तो यहां से आपका क्या आ गया, VC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4G, h के जगह पे हम क्या यूज कर देंगे, r 1 माइनस cos थीटा बाई 3, और VC का एक साइड से इधर से भी वैल्यू आ गया है आपका, तो वो आपका आ जाएगा r इंटू जी cos थीटा। तो ये भी आपका आ गया VC स्क्वायर का वैल्यू, यहां से भी आप रख लीजिए। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो ये आपस में हो जाएगा, तो g से g कैंसिल, तो 4G, तो यहां से अगर हम बात करें सो कैपिटल R 1 माइनस cos थीटा दैट इज इक्वल टू RG cos थीटा। सो यहां से G और R कैंसिल, तो यहां से आपका आ जाएगा सिंपल वैल्यू दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 4 cos थीटा दैट इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहां से अगर वैल्यू देखें तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 5 cos थीटा दैट इज इक्वल टू 4, सो cos थीटा का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 4/5। cos थीटा का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू लेट मी चेक, इसमें एक थोड़ा सा इधर 3 cos थीटा होगा, ये 3 इधर चला जाएगा, तो ये 3 इधर के गया, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3 cos थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 7 cos थीटा, और ये आपका हो जाएगा 5/7। तो ये आपका आ गया क्या, cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 4/7। अब ध्यान से देखिए, cos थीटा का वैल्यू आपका आ गया, तो VC आपसे पूछ रहा है कि VC का वैल्यू क्या होगा, तो VC का वैल्यू क्या होगा, तो यहां से VC का वैल्यू भी अब ले आएंगे कि आप सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताइए, तो आप कुछ भी आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम में अब हम कुछ भी निकाल लेंगे, आपसे पूछ रहा है कि VC यानी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताइए, यानी कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर हमको निकालना है तो VC दैट इज इक्वल टू VC स्क्वायर आपका क्या आया था, R इंटू G cos थीटा। अब ध्यान से देखिए, RG cos थीटा का वैल्यू आपको पता है, क्या पता है, 4/7, सो दैट इज 4/7, और VC स्क्वायर ये आ गया, तो VC का वैल्यू आपका आ जाएगा √4RG/7, तो ये आपका आ गया VC का वैल्यू, यानी कि सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से मूव करेगा, तो सिंपली आ गया cos थीटा आ गया, cos थीटा का वैल्यू रख दिए, सो VC स्क्वायर यानी कि सेंटर ऑफ मास, जो इसका सेंटर ऑफ मास है किस वेलोसिटी से मूव करेगा, 4RG यानी 4/7 RG √, तो ये आपका आ गया। अब लास्ट वाला पॉइंट जो कि बहुत कमाल का है, मतलब यही वाला क्वेश्चन है, रिपीट किया है। तो ये पार्ट 1 में आपको cos थीटा पूछा था, पार्ट 2 में आपसे पूछ रहा था कि इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताइए इन टर्म्स ऑफ RG, यानी कि R उसका रेडियस के टर्म में आप बताइए कि उसका वेलोसिटी क्या होगा अगर वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब लास्ट पॉइंट, यानी कि यही वाला पॉइंट में आपसे लास्ट पूछा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताइए, और वो भी तब जब ये इस पोजीशन पे आ जाए 1 से 2। तो जब ये 1 से 2 पोजीशन पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे, इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन।
हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो फिर वापस से वही लिखेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। एग्जैक्टली अगेन वी रिपीट द सेम क्वेश्चन, बट आपसे उसमें ये पूछा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये आपका हाफ mv स्क्वायर, ये जो हो जाता है आपका, इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक, अब इसका रेशियो पूछा है, फिर अगेन विद डूइंग द सेम जॉब। तो एक बार इसको देख लीजिए। अब अगर हम देखें तो लास्ट वाले पॉइंट पे हम आएंगे। तो अब तक हम क्या लिखा है, या VC यानी VCOM इसको बोल लीजिए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि जब इसके कांटेक्ट को लूज करेगा तब इसके पास वेलोसिटी ये रहेगा। और आपसे कह रहा है कि थीटा क्या होगा, किस एंगल पे ये लूज करेगा, यानी कि थीटा तब कितना एंगल बना रहा होगा। तो थीटा जो है ये इसके साथ का एंगल है कि जब ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो पहले इस पोजीशन पे था, अब ये इस पोजीशन पे आ गया, तो ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा, और थीटा का वैल्यू आपका क्या है। तो यानी कि पहले इस पोजीशन पे था इसका सेंटर ऑफ मास इधर, और यहां से ये जो एंगल है इसका सेंटर ऑफ मास जो एंगल बना रहा था वो थीटा एंगल बना रहा था। तो ये थीटा था, तो ये भी थीटा है। अब जो है जब ये इस पोजीशन पे आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, cos 0, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा, 0, cos 0 1 हो जाता है। तो यहां पे आप अगर बात करें तब वेलोसिटी क्या होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि जब ये हॉरिजेंटल पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि ये फुल्ली इस पोजीशन पे, यानी कि जब ये पोजीशन 2 पे आ जाएगा, हॉरिजेंटल पोजीशन, व्हेन सिलेंडर इन हॉरिजेंटल पोजीशन, जब ये हॉरिजेंटल पोजीशन पे आ जाएगा तब आप बताइए कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो ये जब इस पोजीशन पे आ जाएगा तो इसमें बात समझ में आ गई होगी। फर्स्ट पॉइंट बहुत इजी था, इसमें कुछ भी हम किए नहीं कि इसका एक कंपोनेंट ले लिए, फिर नॉर्मल 0 क्योंकि कॉन्टेक्ट लूज कर रहा था, तो वहां से हम क्या निकाल लिए थे, cos थीटा का वैल्यू एग्जैक्टली। अब ध्यान से देखिए, उसके बाद क्या निकाले, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, कि पहले इस पोजीशन पे था, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट हो गया। सो दैट इज सपोज दैट ये h हाइट ऊपर चला गया। सपोज दैट एक जनरल इक्वेशन ले लिए थे, जनरल इक्वेशन ले लिए कि उस पॉइंट पे, यानी कि जब एंगल थीटा है तब इसका सेंटर ऑफ मास h हाइट ले लिए। तो h हाइट का वैल्यू हम निकाल लिए, तो h का वैल्यू सिंपली, इसमें cos थीटा ले लिए, तो h का वैल्यू सिंपली आ गया कैपिटल R इंटू 1 माइनस cos थीटा, और वही पुट कर दिए यहाँ पे। और कुछ भी देयर इज नथिंग डील विद दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं लिए। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एग्जैक्टली वही वाला फिर से हम यूज करेंगे। क्या, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यही हम पहले भी यूज किए थे, एग्जैक्टली फिर यही हम यूज करेंगे। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें cos थीटा का वैल्यू निकाल लिए, थीटा का वैल्यू यहां निकाल के फिर पुट कर दिए, तो आपका क्या आ गया, VCM, यानी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा, तो ये आपका आ गया। अब फिर वही करेंगे, एकदम कंसेप्ट लिमिटेड है, क्वेश्चन कुछ भी बदल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी दो होगा, एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरा हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, अगर इस पोजीशन पे आ जाएगा तो पहले जो सेंटर ऑफ मास था एग्जैक्टली, तो उसमें पोटेंशियल का जो चेंज आएगा नॉर्मल, और कह रहा है कांटेक्ट लूज कर, और अगर कांटेक्ट लूज करने के पोजीशन पे रहेगा तो आप बताइए कि उसका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mg। इस बार h नहीं होगा क्योंकि इस बार ये फुल्ली इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये फुल्ली इस पोजीशन पे जब आ जाएगा तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल R। अब इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यहां पे आया, दैट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये हाफ आई एम वी सी डैश स्क्वायर। अब इसका सेंटर ऑफ मास ये आ गया, तो ये अब आ गया न्यू सिचुएशन। एग्जैक्टली कंसेप्ट वही है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या है
कि अब इसका सेंटर ऑफ मास जब इस पोजीशन पे आ गया, ये हॉरिजेंटल पोजीशन, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हॉरिजेंटल पोजीशन है। जब ये हॉरिजेंटल पोजीशन पे ये आ जाएगा तो इसका पोटेंशियल इस पॉइंट से बढ़ के इसका क्या हो जाएगा, mgh से इसका पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस, जो कि हम एक जनरल इक्वेशन ले रहे थे। जब इस पोजीशन पे आ जाएगा तो कॉस क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, कॉस यहाँ पे सिंपली 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू ध्यान से देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, h का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी ये वाला जो h है ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, इस हॉरिजेंटल पोजीशन पे थीटा आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो एंगल है और इसके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो cos 0 1 हो जाता है, तो 1 - 1 यानी ये जो h है ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपका सिंपली कैपिटल R आ जाएगा। जब ये किस पोजीशन पे आ जाएगा, हॉरिजेंटल पोजीशन पे, तो आपको पता है v का वैल्यू पता है, बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है। और i का वैल्यू तो हम पहले ही बता दिए, mr²/2, सो mgr हाफ इंटू mr²/2। अब ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, v का वैल्यू आपको पता है, तो जैसा कि आपको पता है v बराबर ओमेगा इंटू r, तो ओमेगा हो जाता है vc/r। तो इसको r से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, √4 r g/7, और इसको r से डिवाइड कर देंगे तो नीचे जाएगा r², और इसका रूट जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हाफ m vc का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या होगा, ये वेलोसिटी तो तब था जब कांटेक्ट लूज करने से पहले सेंटर ऑफ मास का है। अब इसका जो न्यू वेलोसिटी है vc होगा, और इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो ये होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी तो वही होगा अब, और वो जस्ट v4। अब vc का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। अब यहां से ध्यान से देखिए, सिंपल सा बात है, mgr दैट इज इक्वल टू, तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा 1/2, यानी mr²/2, यहां से आपका आ जाएगा 4/7, और यहां से r², तो r², एक r नीचे रहेगा और यहाँ पे r रहेगा, तो ये नीचे आपका आ जाएगा, तो g/r, तो ये आपका आ गया यहाँ से, प्लस हाफ mv' का होल स्क्वायर। तो ये यहां से आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो v' का वैल्यू ये आपका आ जाएगा, इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इधर अगर हम देखें तो ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो यहां से आपका आ जाएगा 6 mgr, एक r से 6 mgr, ये आपका कौन सा आ जाएगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। 6/7, ये 6/7 आ जाएगा इसका, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 6/7, और दोनों का सिर्फ रेशियो ही तो पूछा है, तो रेशियो क्या हो गया, दोनों का सिर्फ रेशियो ही तो पूछा है, तो एक 6/7 आ गया, ये ट्रांसलेशनल, तो यहां से क्या हो जाएगा, रेशियो, यानी कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का रेशियो आपसे पूछ रहा है कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का रेशियो आप बताइए। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो एक आपका आ गया सिंपली 6 mgr/7 डिवाइडेड बाय, तो और एक आपका आ रहा है सिंपली mgr/7, तो 7 से 7 कैंसिल, mgr से mgr कैंसिल, सिंपली 6 आ गया, और यही आंसर आपका आ गया। तो इसमें हम क्या देखें, तो जब ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, यानी ये 2 पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितना रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास ये रहेगा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, यही तो हो जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी, अब नया काइनेटिक एनर्जी आपके पास आएगा कि जब ये पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ गए, उससे पहले इसके पास एंगुलर वेलोसिटी, अब ध्यान से देखिए, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ध्यान से देखिए, तो ये वाला
ये वाला तो इससे अभी मिला है, यानी कि इसके पहले, यानी जब ये लीव कर रहा था तब इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ये था। अब इसके पास लीनियर वेलोसिटी अब कुछ कम हो गया होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सा बात है कि अगर ये इन दोनों में एक अगर एक घटा होगा तो दूसरा का बढ़ना तय है, और दूसरा अगर घटा होगा, सिंपल सा बात है कि ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ेगा। तो अब वो नहीं रहेगा जो पहले था, तो इसीलिए आपसे रेशियो पूछा है। तो अब जो आ गया तो दोनों का रेशियो आ गया। एक यहां से आपको दिख रहा है कि ये अगर कैंसिल करें तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है। 4 से 4 कैंसिल, और यहां से आपका आ जाएगा mgr/7। ये आपका कौन सा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपको दिख रहा है। ये आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये आपका ट्रांसलेशनल, ये आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक है। और दोनों का रेशियो ही पूछा था। तो ध्यान से देखिए, ये जब इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट ये राइट साइड जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये। तो अगर इसमें रोटेशनल घटा दिए तो लास्ट में क्या बचेगा, ट्रांसलेशनल ही बचेगा, और वो आपका आ जाएगा ये 6/7। तो 6/7 से 7 से 7 कैंसिल, सिंपल सा बात है 6 आ जाएगा। यही आपसे पूछा था। तो इसमें हम क्या यूज किए, अगर कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, प्योर रोलिंग मोशन है तो V बराबर ओमेगा इंटू आर। सो प्योर रोलिंग मोशन वाला कंसेप्ट थोड़ा सा यूज किए। अब बाकी सिंपल सा बात है कि इस पॉइंट पे कुछ और होगा, इस पॉइंट पे जब ये पोजीशन 2 पे होगा तब इसके पास पोटेंशियल बढ़ रहा है तो काइनेटिक भी बढ़ेगा। यहां तक बात समझ में आती है। तो पहले जो वेलोसिटी था, पहले भी हम निकाले थे, वो VCM का हम निकाले थे, सेंटर ऑफ मास का। अब V सेंटर ऑफ मास का है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब इस पोजीशन पे ये आ जाएगा उसके बाद हम किए, इसीलिए हमको इसको V' बोलना पड़ा, वरना वही होता जो पहले था V। लेकिन अब क्या हम बोल रहे हैं, V'। सो अगर V अलग है क्योंकि ओमेगा सेम है, तो ओमेगा सेम है तो ये अगर बढ़ रहा है तो इसको भी तो बढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए नया इसका लिए V' यूज किए। अब बाकी सिंपल सा बात है, रोटेशनल तो वही होगा। अब ये काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, तो इसीलिए इसका नाम V' रखे। और ये अब 6/7 आ गया, कैंसिल 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 6। तो अब के लिए हम अगर देखें तो आपके लिए जितना भी ये सब क्वेश्चन आ रहा है आप बिल्कुल बना ले, और इसको हम जितना मतलब इस महीने के लास्ट तक हम इसको कवर कर लेंगे, फिर SHM खत्म कर लेंगे, फिर पूरा मैकेनिक्स को कवर अप करते हैं, और उसके बाद फिर इसका रिव्यू करेंगे। यानी प्रीवियस ईयर इज फार 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपका बेसिक कंसेप्ट रिपीट करता है। क्योंकि ध्यान से देखिए, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट हम 2 बार यूज किए हैं, यही वाला कंसेप्ट और यही वाला रोटेशनल का। मतलब एक बार आप इस सीरीज को मतलब पूरे क्लियरली कर लेते हैं, PYQ, HC वर्मा, DC पांडे और पाथफाइंडर जो भी है, और जितने भी प्रॉब्लम है आप लगा लेते हैं, तो होपफुली आपका एग्जाम बहुत क्लियरिफाई होगा। और जब तक क्वेश्चन ना बने कंसेप्ट यानी थ्योरी का, आपका कोई वैल्यू नहीं है। तो थ्योरी के पीछे अब मत भागिए, अब जो है टाइमिंग क्वेश्चन पे फोकस करने का है। तो ऐसे ही आपके लिए लगातार ये क्वेश्चन आता रहेगा। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं, जहां तक आप इसको फैला सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो एग्जाम के पहले तक वैलिड है। एग्जाम के बाद फिर कुछ दूसरा वीडियो आएगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि शेयर इसलिए करें क्योंकि ये एग्जाम के पहले जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं उतने हम जरूर करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि जितना को लास्ट में इंपॉर्टेंट एग्जाम में सिर्फ यही है कि कंसेप्ट भी सबको आ रहा है, सिलेबस सबका खत्म हो गया होगा जहां जहां भी आप पढ़ रहे होंगे। अब इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जितना क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसमें मोर देन 2000 प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर का और SC वर्मा का और DC पांडे और भी जितने टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें हमको लगेगा कि कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, तो करें। सो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सिर्फ सब्सक्राइब करने से अब काम नहीं चलेगा। जितने लड़का रहेगा, मतलब जितने स्टूडेंट अगर रहेंगे तो उतना फायदे का है, क्योंकि सब अगर इसको करके एग्जाम में अगर बैठे, यानी एग्जाम में ये सारे प्रीवियस ईयर और जितने भी क्वेश्चन आपको आपके पास भी है,
तो मैं अब मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसको भी हम आगे कर लेंगे। तो और दूसरा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो अगर हो सकता है भेजें तो हम उसको कवर ना करें। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, टाइम लिमिटेड है, 1 या 2 महीना या 3 महीना जो भी है, इसके अंदर हमें करीब करीब मोर देन 2 या 3,000 प्रॉब्लम कवर करना है। तभी ये कोई भी, चाहे आप जेमेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट का, यानी किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इतना क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आप लगा के जाइएगा, कंसेप्ट उतना क्लियर होगा और वहां जाने के बाद आपका बहुत आसानी से। सो लेट्स क्रैक IIT JEE।